स्वागत है आप सभी का रिफाइन स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा और हम इस चैनल में जो वीडियो अभी अपलोड किए जा रहे हैं उसमें राजस्थान बोर्ड की जो कक्षा 10वीं है उसका जो गणित का एग्ज़ाम आने वाला है कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में, उससे रिलेटेड हम रिवीजन कर रहे हैं उसको देखते हुए कि भी ताकि आप कम से कम समय में लगभग सारी प्रश्नावलियों का रिवीजन आप कर सकें। इस चैनल में कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें आपकी तीसरी प्रश्नावली बहुपद वाली प्रश्नावली के वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे। चौथी प्रश्नावली जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएँ, उसका वीडियो भी मैंने इसमें अपलोड कर रखा है इस चैनल में। और साथ ही साथ निर्देशांक ज्यामिति वाली जो प्रश्नावली है आपके 9वीं प्रश्नावली, उसका भी वीडियो इसमें अपलोड कर रखा है। तो आप में से जिन किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिए और अपना रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए उनको आप देखिए। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी 17वीं प्रश्नावली है बहुपद वाली माध्य माध्यिका बहुलक वाली जो प्रश्नावली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है माध्य, कैसा होता है माध्यिका और किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं बहुलक। तो ये जो प्रश्नावली है इसमें से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। काफ़ी आसान प्रश्नावली है और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आसानी से आप 6 में से 6 नंबर लेके आओगे। कैलकुलेशंस आपको थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी, जिसमें आपके मेनली है जोड़ बाकी गुणा भाग, ये चीज़ आप थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रखिए। आप इस प्रश्नावली में से 6 नंबर लेके आएंगे। तो देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं माध्य के बारे में कि माध्य क्या होता है। माध्य जो होता है, पहली बात उसका संकेत होता है x के ऊपर बार x बार, और जिसका सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य को आप कह सकते हो एवरेज या औसत से भी आप उसको समझ सकते हो, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। आपने क्या सूत्र पढ़ रखा है छोटी क्लासों में औसत का, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए माध्य हो चाहे माध्यिका हो चाहे बहुलक हो, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं हर एक में। एक क्वेश्चन इस प्रकार का होता है जिसमें आपको कुछ सीधे आंकड़े दे रखे होते हैं या प्रेक्षण दे रखे होते हैं। एक क्वेश्चन बनता है जिसमें इस तरह की सारणी दे रखी होती है। ये सारणी भी 2 प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है माध्य का, बहुत आसान सा सवाल है। क्या है कि आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं, कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं 2, 4, 5 और 9, और इसका माध्य पूछा गया है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण मतलब ये जो राशियां दे रखी है, जो अंक दे रखे हैं, जो संख्याएं दे रखी है, वो क्या हो गई? प्रेक्षण हो गई। तो आप करेंगे इनका योग। जैसे आप इनको जोड़ोगे 2, 4, 5 और 9, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो प्रेक्षणों का योग कितना आ गया? 20 आ गया। प्रेक्षणों की संख्या मतलब कितने मान दे रखे थे आपको? 1, 2, 3, 4 मान दे रखे थे, तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं माध्य x बार बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो योग मतलब ये 20 और संख्या मतलब 4, तो 20 में 4 का भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये तो सिंपल सा सवाल है। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जिसमें सारणी दे रखी होती है। ठीक है, सारणी भी 2 प्रकार की। पहले प्रकार की इस प्रकार की सारणी होती है जिसमें आपको x और f दे रखा होता है। x का मतलब तो प्रेक्षण हो गए, f का मतलब होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब ये हुआ कि जैसे ये प्रेक्षण है ना 3, ये 2 बार आया है, रिपीट हुआ है। जैसे 3 और 3 2 बार था। इस 4 का मतलब है कि ये जो प्रेक्षण था 5, वो रियल में 4 बार प्रकट हुआ है। 5, 5, 5 और 5। जिस तरह से यहाँ पे ये प्रेक्षण है 2, 4, 5, 9, 2 एक बार रिपीट हुआ है, तो इसकी आप बारंबारता अगर चाहें लिखना तो इसकी बारंबारता कितनी होगी? 1 होगी। इसी प्रकार से 4 भी एक बार रिपीट हुआ है तो 4 की बारंबारता कितनी होगी? 1 होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि x भी दे रखे हैं और बारंबारता भी दे रखी है। उस कंडीशन में हम माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं? देखिए सबसे पहले हम सारणी में ये 2 कॉलम बनाते हैं जो आपको दिए हुए हैं x और f। यहाँ पे ये जो मैंने i लिख रखा है, ये i होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। i क्या होता है? 1, 2, 3 और इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8 आगे इस तरह से। ये क्या होता है कि जैसे ये x है, ये भी x है, तो अगर मैं x लिखूँ तो x का मान कौन सा? 3 है, 5 है, 8 है। तो इसको हम अलग करने के लिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। इसी तरह से f क्या है? बारंबारता, मतलब ये f1 है, मतलब x1 के लिए f1 अर्थात 3 की बारंबारता 2 है। इसी तरह से ये f2, f3 और f4 है। अब बात करते हैं इस कंडीशन में हम माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो आपको क्या करना होता है बेटा, एक कॉलम आप और बनाएंगे, वो होगा fi इंटू xi, या आप सिंपली ये i नहीं लिखो तो भी एक हिसाब से चल जाता है। क्या होता, आप सिंपल लिख सकते हो x और f, और यहाँ पे लिख सकते हो f इंटू x या fx। ठीक है ना?
अब ये कॉलम कैसे प्राप्त हुआ? देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है, मतलब x की और f की गुणा करनी है। तो यहाँ पे गुणा करोगे 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, इसी तरह से 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, उसके बाद में 8 × 5 40 और 11 × 3 33। क्लियर? इतना सा काम है। अब देखो क्या काम करना है इससे आगे, आपको क्या करना है, ये जो f दे रखा था, मतलब जो बारंबारता दे रखी थी उसकी टोटल करनी है, और ये जो f × x आपने जो किया है या fx किया है या fi xi आपने लेके आए हैं, इसको आपको क्या करना है, इसकी भी टोटल करनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये जो fx आया है ना, ये एक्चुअली प्रेक्षणों का योग है। ठीक है, और ये जो f है इसकी टोटल आप करोगे जो 14 आ रही है और इसकी टोटल 19 आ रही है, सॉरी 99 आ रही है, तो ये जो टोटल है ना f, ये हो गया, इसकी जो टोटल है वो हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, ये हो जाएगा प्रेक्षणों का योग। क्लियर? अब ये जो मैंने सिंबल लिखा है ना यहाँ पे, ये ऐसा सिंबल आप देख सकते हैं, ये सिंबल क्या होता है, ये सिंबल काम में लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल या ये जो प्रतीक है, ये जो चिन्ह है, इसका अर्थ होता है योग करना। तो सिग्मा fi मतलब fi अर्थात ये इसकी टोटल। ठीक है, तो ये सिग्मा और कुछ भी नहीं है, ये केवल व्यक्त कर रहा है योग को। ठीक है, तो इस कंडीशन में माध्य का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये जो सिग्मा fx है या सिग्मा fi xi है, ये है प्रेक्षणों का योग और ये है उनकी संख्या। क्लियर? तो माध्य का सूत्र क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात सिग्मा fi xi या सिग्मा fx भी आप लिख सकते हो बटा सिग्मा fi या सिग्मा f, अर्थात इस टोटल में आपको इस टोटल का भाग देना है। तो 99 में आप 14 का भाग देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7.07। ये आपके पास माध्य आ चुका है। सिंपल सी क्वेश्चंस हैं। अब हम इस पे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं, इसी चीज़ पे, इसी प्रकार की सारणी का एक ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं जो इम्पोर्टेंट भी है, और उसके बाद में हम बात करेंगे ऐसी सारणियों की जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, है ना, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। देखिए बच्चों, अब जो अगला सवाल दे रखा है आपको, इसमें दिया हुआ एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है आपको, इसका माध्य दे रखा है, तो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी है। मतलब आप इस सारणी पे गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बारंबारता है उसमें से 2 जगह खाली स्पेस दे रखा है, आपको ये दोनों के स्थान पर जो बारंबारताएं आनी है ना, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो मान लीजिए a है और दूसरी वैल्यू क्या है, b है। ठीक है, a और b का हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सारणी बना लेते हैं अपन एज इट इज़, है ना, कि क्या है, x को हमने यहाँ पे लिख लिया, 1 0 1 2 3 4 5 जो दे रखा था, और जो बारंबारताएं थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है दूसरे कॉलम में, जिसमें जो बारंबारताएं खाली थी 1 और 2 के स्थान पर हम उन बारंबारताओं में हमने क्या मान लिया, a और b मान लिया, तो हमने यहाँ पे a और b लिख दिया है। उसके बाद में अगला काम क्या होता है, आपको पता है कि f × x करते हैं, तो हमने ये f × x किया है, और देखिए 0 × 46 कितना हो जाएगा 0, a को आप 1 से गुणा करेंगे a आ जाएगा, b को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 2b, 25 × 3 कितने हो जाएंगे 75, 10 × 4 कितने हो जाएंगे 40, 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25। क्लियर? इसके बाद में अगला काम क्या होता है, आपको बारंबारताओं अर्थात f की टोटल करनी होती है, और f × x अर्थात fx जो है या fi xi जो है इसकी आपको टोटल करनी होती है। तो इसकी हम टोटल करेंगे तो किस तरह से करेंगे भैया, यहाँ पे a और b तो पड़े, ये कैसे टोटल होगी, कोई बात नहीं, इन दोनों को आप रहने दीजिए, बाकियों को जोड़ लीजिए, मतलब 46 को, 25 को, 10 को और 5 को, इनको जोड़ोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 86, और ये a और b जो है वो एज इट इज़ रह जाएंगे, मतलब इसकी जो टोटल आएगी वो आ जाएगी 86 + a + b। हालांकि ये टोटल आपको दे रखी है, यहाँ पे देखो ये f की तो टोटल है जो आपको 200 दे रखी है, ये अभी हमारे काम आएगी। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं इस चीज़ की टोटल, fx की टोटल, ये किस तरह से करेंगे, यहाँ पर भी ये 2 मान आ रहे हैं, a और 2b आ रहे हैं, तो इनके टोटल कैसे करेंगे, इसको एक बार रहने दीजिए, बाकियों को जोड़ लीजिए, ये तो 0 है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो बोले, बाकी आप जब आप इनको जोड़ोगे 75 को, 40 को, 25 को, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 140 अर्थात 140, और साथ ही साथ ये जो a और 2b हैं ये एज इट इज़ आप प्लस में रहने दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं माध्य की। माध्य आपको दिया हुआ बेटा, माध्य कितना दे रखा है,
1.46 दे रखा है। दो बातें दे रखी है, एक तो 200 दे रखा है यहाँ पे टोटल, और एक माध्य का मान भी हमें 1.46 1.46 आपको दे रखा है। एक बात तो ये दे रखी है कि जो हमने ये f की जो टोटल ज्ञात करी ना, वो कितनी है 86 प्लस a प्लस b, ये f की तो टोटल है जो आपको 200 दे रखी है, मतलब 86 प्लस a प्लस b जो हमने ज्ञात किया है वो किसके बराबर होना चाहिए, 200 के, जो आपको दे रखा है। एक समीकरण तो ये होगी। अब जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सोल्व करते हो, मतलब a और b को तो यहाँ रख लेते हैं, 86 जो है 86, इसको इधर पक्षांतन करोगे तो 86 किसका हो जाएगा, माइनस का, और घटाने के बाद आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी 114, 114 आपके पास आ जाएगा। एक ये समीकरण हो गई। उसके बाद में अगली बात आपको दे रखी थी सवाल में, माध्य 1.46 आपको दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया माध्य कितना है 1.46, लेकिन हमारे हिसाब से माध्य कितना होना चाहिए, सूत्र क्या कहता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो इसका मान हमारे हिसाब से जो आया है वो हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स आई अर्थात सिग्मा एफ एक्स, इसकी टोटल हमारे पास आई 140 प्लस ए प्लस 2b, ये हमने इसके स्थान पर अंश में लिख दी। अब सिग्मा एफ आई है, इसकी टोटल हम करें तो ये हमारे पास आई थी 86 प्लस a प्लस बी, तो आप ये मान भी यहाँ पे लिख सकते हो। जबकि हमें समीकरण 1 में हमने देख लिया था कि ये जो टोटल है वो होती है कितनी 200, जो सवाल में दी हुई थी वो हमने यहाँ लिख दी डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सरल करना है। जैसे ही सरल करते हैं, किस तरह से करते हैं, देखो ये 200 जो है इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.46 की गुणा हो जाएगी 200 से, क्यों, क्योंकि ये भाग में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 1.46 इंटू 200, जो वैल्यू आएगी आपके पास 292 या 292। और ये जो LHS है, LHS में जो अगला जो पार्ट था कौन सा, अंश वाला, वो एज इट इज पड़ा है। अंश में क्या बचा है, या LHS में अब क्या बचा है 140 प्लस a प्लस 2b। तो ये a और b वाले पार्ट तो यहाँ पे रहने दीजिए, 140 को हम उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखो 292 माइनस 140, जिसको आप सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 152। ठीक है, 292 में से 140 घटाओगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 152। अब देखिए एक तो समीकरण है आपकी ये समीकरण 2 जिसमें a और b के बारे में बात हो रही है, एक समीकरण है आपके पास 3 जिसमें भी a और b के बारे में ही बात हो रही है। क्लियर। अब इन दो समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास a और b का मान आ सकता है। कैसे, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को अगर मैं घटा दूं तो देखिए ये समीकरण 2 लिख रखी है, ये समीकरण 3 लिख रखी है। क्लियर। अब जब हम घटाते हैं तो देखिए यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जैसे ये वैल्यू माइनस की होगी, ये दोनों तो कट गए, प्लस और माइनस की वजह से सेम ही वैल्यू है। यहाँ पे देखो प्लस का b माइनस का 2b, कितना बचा, माइनस का b बच गया, और 114 प्लस का और 152 माइनस का, इसको आप घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 38। अर्थात यहाँ पे माइनस की गुणा करने पर या -1 का भाग देने पर b का मान कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे आंसर की, या दूसरी बारंबारता जो हमसे पूछी गई थी, जो यहाँ पर थी, जिसको हमने नाम दिया था a। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुत आसान है। ये जो b आया है ना, इसका मान आप समीकरण 2 में रख सकते हो, आप समीकरण 3 में भी रख सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा आसान है ना, समीकरण 2 इसमें रख देते हैं। तो b के स्थान पर हम कितना रखेंगे, 38, तो क्या बनेगा a प्लस 38, ये आ गया a प्लस 38 बराबर, ये बराबर, और ये 114 यहाँ पड़ा है। क्लियर। अब a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 38 को इधर भेजेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 38, और घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 या 76। तो इस तरह से हमने a और b के मान ज्ञात किए, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवालों में से है। अब हम बात करते हैं माध्य के उन सवालों के बारे में जिसमें आपको सारणी में जो ये x है वो x सिंपल ना देके एक वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों, अब जो आपको अगला सवाल दे रखा है उसमें एक सारणी दे रखी है इस तरह से, और आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो ये जो सारणी है इसमें आपको देखिए एक तो वर्ग दे रखा है और एक आपको दे रखा है f दे रखा है, ठीक है, बारंबारता दे रखी है। अब इस सवाल में और जो भी हमने पहले सवाल किया था उसमें क्या फ़र्क था, उसमें आपको x दे रखा था और f दे रखा था। तो f तो इसमें भी दे रखा है, x नहीं दे रखा है ना। तो x कैसे ज्ञात करते हैं, एक तो ये चीज़ है इस सवाल में समझने लायक। अगर आप इस सवाल को पिछले सवाल की तरह ज्ञात करना चाहें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि अगर मैं बता दूं कि इसमें x कैसे ज्ञात करोगे, तो आपके पास x आ जाएगा, f दिया हुआ है, फिर आप उसी तरह से सारणी बनाओगे, एक कॉलम बनाओगे x का, एक कॉलम बनाओगे f का,
उसके बाद में x इंटू एफ या f इंटू एक्स करके fx की टोटल ज्ञात करोगे, एक f की टोटल ज्ञात करोगे, fx की टोटल में f की टोटल का भाग दे देंगे तो आपके पास माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो बात आती है ये x ज्ञात करेंगे कैसे। देखिए ये जो वर्ग दे रखा है ना आपको, इस वर्ग में ये जो है, ये जो कम मान होता है ये है 0 से 10, तो ये जो छोटा वाला मान होता है इसको हम कहते हैं निम्न सीमा, और ये जो बड़ा वाला मान होता है इसको हम कहते हैं ऊपरी सीमा। तो यहाँ पे निम्न सीमा 10 है, यहाँ ऊपरी सीमा 20 है, यहाँ निम्न सीमा 20 है, यहाँ ऊपरी सीमा 30 है। ठीक, आपको क्या करना होता है x का मान ज्ञात करने के लिए कि इन दोनों सीमाओं को आप जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए, अर्थात 0 और 10 को जोड़ो, कितना आएगा 10, उसमें 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा 5। तो ये हो गया आपके पास इस वर्ग के लिए x का मान। इसी तरह से आप 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 30, उसमें 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 15। इसी तरह से आप ये सारे x ज्ञात कर सकते हो और इस सवाल को पिछले सवाल की तरह कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी जो ये सवाल कर रखा है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे सवाल क्या है थोड़ा सा ईजी हो जाता है। देखिए क्या चेंज किया, देखिए आपके पास जो x आएगा है ना, मध्य बिंदु या आप कह सकते हो वर्ग चिन्ह भी कहते हैं उसको, या मध्य मान भी कहते हैं, जो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके प्राप्त करते हो। इसमें आप देखेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 5, 15, 25, 35 और 45। तो इनके लगभग बीच में हम मान लेते हैं कि माध्य यही आएगा। मानते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माध्य हमारा 25 है, अर्थात माना कल्पित माध्य जो है इसको हमने a संकेत दिया है, a बराबर 25। अब ये कल्पित माध्य, कल्पित मतलब कल्पना करना, हमने कल्पना कर ली, हमने मान लिया कि ये जो कल्पित जो माध्य आएगा वो कितना आएगा 25 आएगा। हालांकि एग्जैक्ट 25 आना आएगा या नहीं आएगा ये बाद की बात है, हमने मान लिया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं इसमें कि देखो आपके पास जो सारणी दे रखी थी वर्ग, ये सारणी पड़ी है, और ये जो वर्ग बारंबारताओं वाला मान जो दे रखा था वो भी पड़ा है। ठीक है, और ये जो वर्ग चिन्ह है अर्थात मध्य बिंदु या मध्य मान या x का मान, जिसको अभी मैंने बताया था दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, वो हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो a माना है ना माध्य, अभी जरूर थोड़ी माध्य a ही आए, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो x है ना, उससे इसका डिफरेंस लेते हैं। भी हमने जो माना है और जो आपको सवाल में x दे रखा है, इन दोनों में फ़र्क कितना है, इसको हमने एक नया संकेत दे दिया d या di का आपको पता है ना, 1 2 3 4 d1 d2 d3, इसके लिए कि ये d1 हो जाएगा, d2 हो जाएगा, d3 हो जाएगा, इसके लिए i दे रखा है। ठीक है, तो हमने ये d क्या लिया है, एक्चुअली d हमने लिया है x माइनस a, ये जो x है इसमें से हम a अर्थात ये जो 25 है वो घटाने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास जो कैलकुलेशंस आए ना लास्ट में वो काफ़ी हद तक छोटी हो जाए, इसके लिए हम ये काम करें। क्लियर, तो देखिए क्या काम करना है, अगला कॉलम क्या है कि एक आपको नया कॉलम बनाना है d x माइनस a, अर्थात x मतलब 5 और a मतलब 25, 5 में से 25 घटाइए, कितना आ जाएगा माइनस का 20 आएगा। इसी तरह से 15 में से 25 घटाइए, कितना आ जाएगा माइनस का 20। इसी तरह से 25 में से 25 घटाओगे 0, और यहाँ से घटाओगे 35 में से 25 तो आएगा 10, और आगे आपके पास आएगा 20। हालांकि आप देख सकते हो कि जब ये वर्ग था इसमें अंतराल मतलब गैप 10-10 का गैप था, है ना, देखो 0 से 10, 10 से 20, 10-10 का डिफरेंस है ना, तो आपके पास जो मध्य मान आएगा अगर पहला 5 आया है तो उसके बाद में 10-10 का गैप ही रहेगा, 5, 15, 25, 35, 45 इसी गैप में आएंगे। ठीक है, खैर हमने बात कर ली d तक की। अब आप क्या करते थे पिछले सवालों में कि f इंटू एक्स करते थे। ठीक है, अब हम f इंटू एक्स नहीं करेंगे, हम करेंगे f इंटू डी, ये जो ज्ञात किया ना हमने d अभी हमने ज्ञात किया, इसकी और इस f की गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आता है 6 इंटू माइनस का 20, तो 20 इंटू 6 तो हो जाएगा 120, और माइनस की वजह से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी माइनस के 120। ठीक है, इसी तरह से इसकी गुणा करोगे 10 और 10 की तो आ जाएगा 100, लेकिन चिन्ह जो है माइनस की वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। इसी तरह से ये गुणा हो जाएगी 70 और ये गुणा हो जाएगी 80। क्लियर, अब आपको क्या करना है कि आपके पास सूत्र होता था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, अभी आपके पास सूत्र रहेगा माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा डी। अब ये a क्या चीज़ है, a वही जो हमने माना था, सिग्मा एफ डी, सिग्मा मतलब योग, किसका योग, f इंटू डी का, f इंटू डी कौन सा, ये वाला, इसकी आप टोटल करेंगे। तो टोटल कैसे करोगे, देखो ये माइनस की चीज़ें हैं दोनों ही, इनको अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे आता है माइनस के 220, है ना, और इनको अगर मैं जोड़ूं तो ये कितना होता है 8 7 15, ये हो जाएंगे 150। ठीक है, अब आप यहाँ पे टोटल हो रही है माइनस के 120 और ये टोटल हो रही है इन दोनों की 150, जीरो भी शामिल है।
हालांकि जीरो की जगह कुछ और होता तो हम उसको जोड़ते, जीरो जोड़ो नहीं जोड़ो वैल्यू वही 150 ही आनी है, ठीक है। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस के 220 और प्लस के 150, तो जब आप घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 70 वैल्यू आएगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का, क्योंकि 220 जो है वो माइनस का था, बड़ी संख्या थी इन दोनों में से, तो चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। क्लियर। और एक आपको सूत्र में जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की, ठीक है, अर्थात एफ की टोटल, ठीक है, वो इसको आप जब जोड़ोगे 6, 10, 13, 7 और 4, इसका मान आएगा 40। अब आप इस सूत्र में मान रख देंगे। इस बार एक नया सूत्र हम लेके आए हैं, इस सूत्र को भी आप याद रखोगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक्स बार का पिछला सूत्र आपने क्या देखा था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आपके पास सिग्मा एफ एक्स ना, ओके, इस बार क्या है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, बस ये ए का और फर्क रहेगा, ठीक है। और ये एक का फर्क क्यों रहेगा, क्योंकि हमने माध्य मान लिया था कि भैया 25 है, अब हो सकता है 25 ही हो और हो सकता है 25 नहीं भी हो, तो ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमने यहाँ पे a प्लस लिखा गया है, ठीक है। कुल मिला के आपको ये सूत्र याद रखना है। अब बात करते हैं, इस सूत्र में मान रखते हैं तो a की जगह तो आ जाएगा 25, यहाँ पे ये जो f और d इसका मान हमने देख रखा है, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 70 माइनस का, और सिग्मा f का मान कितना है माइनस के 40, ये हम यहाँ पे रख देंगे माइनस के 40। उसके बाद देखो 25 की जगह 25 पड़ा है, प्लस इंटू माइनस कितना आ जाएगा माइनस, और जब आप 70 में 40 का भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 7 में जब 4 का भाग दोगे वैल्यू आ जाएगी 1.75, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 23.25, ये आपके पास माध्य आ चुका है। क्लियर। अब इस प्रकार से हमने जो माध्य ज्ञात किया है, इसमें हमने क्या किया था कि माध्य की कल्पना कर ली थी, पहले ही मान लिया था, तो इस मेथड को हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। हम इसको क्या कहते हैं कल्पित माध्य विधि। इससे क्या होता है कि थोड़ी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, देखिए अगर आप यहाँ पे इनको गुणा करते, अगर आप ये मेथड नहीं लगाते तो आप क्या करते सिग्मा एफ एक्स करते, तो एफ इंटू एक्स करके देखिए, ये आ जाएगा 30, 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, तो काफ़ी बड़ी वैल्यूज होने लग गई। तो इसके लिए हम इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे ये मेथड काम में लेते हैं। एक मेथड और है जो इस प्रकार के सवालों को और भी छोटा कर देगा, कैलकुलेशंस और भी छोटी कर देगा, हालांकि सारणी थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्लियर। सारणी में कुछ काम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट ये जो लास्ट वाला कैलकुलेटिव पार्ट है और ये जो टोटलिंग आप करते हो है ना, सिग्मा एफ एक्स की, सिग्मा एफ की, है ना, वो चीज़ें थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो एक वो तरीका भी देख लेते हैं, और उसके बाद में हम बात करते हैं माध्यिका और बहुलक की। देखिए बच्चों, अब हम एक समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करने का एक और मेथड सीखते हैं, जिसको हम कहते हैं पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। अब ये जो मेथड है, इसमें क्या होता है कि सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक छोटी हो जाती है। देखिए क्या होता है इस मेथड में, ये सवाल वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यही सवाल था, इसको अब हम कर रहे हैं पग विचलन विधि द्वारा। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा था, वर्ग और बारंबारताएं, वर्ग और ये बारंबारताएं एज इट इज़ है। उसके बाद में मध्य बिंदु, जिस तरह से अभी हमने ज्ञात किया था, दोनों वर्ग से जो वर्ग की सीमा है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, इनको जोड़ के 2 का भाग देके वही x हमारे पास प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमने पहले लिया था d बराबर क्या लिया था, x माइनस ए क्या चीज़ था, हमने माध्य को मान लिया था 25। इस बार भी हम क्या करते हैं कि माध्य को मान लेते हैं 25, जिसको हम कहेंगे कल्पित माध्य, इसको हमने मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने किया था d बराबर x माइनस ए, इस बार हम d के स्थान पर लेंगे u। ठीक है, और इसका सूत्र होगा x माइनस 25, d से मिलता जुलता है, अपॉन में 10, या अपॉन में 10 कौन सा, ये 10 क्यों लिया, आप यहाँ पे अपॉन में h भी ले सकते हो। अब ये h क्या है, h या 10 जो अभी हमने यहाँ पे काम में लिया है, वो क्या होता है, वो होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब यहाँ पे ये जो वर्ग दे रखा है, इसमें जो 2 वैल्यूज़ दे रखी है, जो रेंज दे रखी है 10 से 20, इसका डिफरेंस कितना है, आप देखेंगे सब जगह डिफरेंस कितना है 10, सब जगह है ना, तो डिफरेंस 10 है, तो यहाँ पे हम 10 बटा में क्या करेंगे 10 का भाग देंगे। अगर डिफरेंस 5 का होगा तो x माइनस ए, या x माइनस जो 25 अभी हमने लिया है, किसी सवाल में 35 होगा, 40 होगा, 50 होगा, उसमें आप 5 का भाग दोगे। अगर वर्ग अंतराल 5 है तो 15 है तो 15 का भाग दोगे। ऐसा करने से क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है। कैसे, देखिए आपको करना है x माइनस 25 बट्टा h। ठीक है, x मतलब हम एक पहला मान ले लेते हैं, ये है 5। ठीक है, 5 में से आप 25 घटाएंगे, 5 माइनस 25 बटा h का मान मतलब 10। अब 5 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, माइनस के, बोलिए कितना आएगा, माइनस का 20 बटा 10, कितना आ जाएगा, माइनस के 2। इसी तरह से यहाँ पे
15 में से आप 25 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस के 10 बटा 10, h का मान कितना है 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1। इसी तरह से ये वैल्यूज आ रखी है। अब यहाँ पे एक बात और है, ये सारा करने की जरूरत नहीं है, हर बार ये घटाने का भी जरूरत नहीं है। देखो तरीका क्या है, आपको क्या करना होता है कि अगर पहली बात ये ध्यान रखना कि वर्ग अंतराल बराबर होने चाहिए। 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, यहाँ पे भी 10 का गैप है, जो डिफरेंस है, तब आप यहाँ पे 10 का भाग देते हो। उस कंडीशन में आप क्या करना कि जिस चीज़ को आपने माना था 25 को माना था हमने माध्य कि भाई हमारा माध्य 25 आ सकता है, कल्पित माध्य किया था, उसी लाइन में यहाँ पे तो आप लिख देंगे 0। ठीक है, अगर आपने 45 को माना होता तो हम यहाँ मान लेते, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। क्लियर। अब जिस चीज़ को आपने माना है उस लाइन में u वाले कॉलम में आप लिख देंगे 0, उसके ऊपर माइनस में 1, -2, -3, -4, -5 और उसके नीचे प्लस के 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। आप चाहो तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख सकते हो कि यही मान आएंगे या नहीं आएंगे, बट अगर सारा जो सवाल है वो इसी टाइप का है, वर्ग अंतराल सेम है, तो वैल्यू जो आएगी वो इसी प्रकार से आएगी। क्लियर। अब बात करते हैं अगला कॉलम। अगला कॉलम क्या है, आपने थोड़ी देर पहले लिया था d ज्ञात करने के बाद f इंटू डी, अब हम लेंगे f इंटू यू, क्योंकि हमने d नहीं ज्ञात किया, हमने क्या ज्ञात किया, u ज्ञात किया। तो देखिए पहले आपके पास गुणा जो आ रही थी वो सैकड़ों में आ रही थी, है ना, 120, 200, 100 इस तरह से मान आ रहे थे। अब देखिए क्या मान आएगा, f इंटू यू करोगे तो सिंपल सा माइनस के 12, 10 इंटू -1 माइनस के 10, है ना। उसके बाद में ये तो चलो पहले भी 0 आया था, अभी भी 0 आ रहा है, 7 इंटू 1 7, छोटे मान आएंगे ना, छोटे मान आएंगे। ठीक है, इसलिए हम ये मेथड काम में लेते हैं। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए पहले से मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है, और थोड़ा सा चेंज हमने भी किया है सारणी में। देखिए पहले क्या था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ था। अब क्या है, d के स्थान पर u है, तो सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। अब साथ ही साथ यहाँ पे आपने क्या किया था, h का भाग दिया था, है ना, तो यहाँ पे सूत्र में h की गुणा भी करनी है। क्लियर। अब देखिए क्या करते हैं, सिग्मा एफ यू का मतलब क्या है, f इंटू यू का जो आपने काम किया था इसकी टोटल कीजिए, और सिग्मा एफ का मतलब आप जानते हो एफ की टोटल जो हमने पहले भी कर रखी थी, आप देख सकते हो इसका मान कितना आएगा, 40 आएगा। अब ये टोटल कैसे करेंगे, देखो आप इन सबको जोड़िए, ये दो वैल्यूज माइनस की है और 0 है, उसके बाद में ये दो वैल्यूज प्लस की है, तो इनको जोड़ने से वैल्यू आएगी माइनस के 22 और इनको जोड़ने से वैल्यू आएगी प्लस के 15। अब इसमें से जब आप घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 7, तो टोटल कितनी आ जाएगी, माइनस के 7। क्लियर। अब आप इस सूत्र में मान रख दीजिए, a का मान कितना है 25, प्लस के स्थान पे प्लस, एफ यू सिग्मा एफ यू का मान कितना आया, माइनस के 7, ये लिख दिया, सिग्मा एफ का मान 40 आई रखा है, इंटू एच मतलब वर्ग अंतराल, डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, माइनस के 7/4, तो वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस के 1.75, साथ में जब 4 का भाग दोगे आंसर आ जाएगा 1.75, और 25 में से जब आप ये मान घटाओगे आंसर वही आएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, 23.25। क्लियर। लेकिन इस मेथड में क्या है, आंसर तो सेम ही आ रहा है, फिर क्यों कर रहे हैं हम ये मेथड, एक तो उस कंडीशन में जब आपको दिया हो कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर जब गणनाएं जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी बड़ी हो रही हो, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को काम में ले सकते हैं। क्लियर। ये है आपके माध्य के जितने तरीके हैं आपकी बुक में। उसके बाद में अब हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में, माध्यिका क्या होती है और किस तरह से सॉल्व करते हैं। आइए देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं माध्यिका, या कई जगह पे माध्यक भी लिखा हुआ होता है, या जिसको मीडियन भी कहते हैं। ये क्या होती है, ये जो होती है बेसिकली ये होती है कि जो भी आपके आंकड़े दे रखे होते हैं उनको अगर हम एक क्रम में जमाएं, क्रम मतलब आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या आप कह सकते हो छोटी संख्याओं से बढ़ते अर्थात बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, उस कंडीशन में संख्याओं को या आंकड़ों को या प्रेक्षणों को एक क्रम में जमाने पर जो बीच में जो प्रेक्षण बचता है, बीचों बीच जो प्रेक्षण आता है वो होता है माध्यिका। क्लियर। जैसे आपके पास ये कुछ संख्याएं हैं जो एक क्रम में जमा रखी है, बढ़ते हुए क्रम में, है ना, तो इनके बीच में संख्या कौन सी है, आप देख सकते हो 5 जो है वो इनके बीचों बीच है, अर्थात इस कंडीशन में माध्यिका या मीडियन या माध्यक, जिसको हम m से व्यक्त करते हैं, कैपिटल M से, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर। अब इसमें ये है एक बात ये भी आती है सर, अगर जैसे मान लो खूब सारे आंकड़े हैं, जैसे
51 मान लो है, 50 है, 150 है, 200 है, उस कंडीशन में हम जमाने के पश्चात ऐसे देखते रहेंगे कि किस तरह से होगा। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जब आपके पास जो संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है, नंबर ऑफ जो गिवन एलिमेंट्स हैं या नंबर जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं, जो डाटा दे रखे हैं, वो कितने हैं। जैसे आपके पास अभी है 1 2 3 4 5, है ना, 5 संख्याएं दे रखी है। अब जो दी गई संख्याएं होंगी वो या तो सम होंगी या विषम होगी। सम का मतलब ऐसा नहीं कि सर ये 9 सम है, विषम है ना, संख्याओं की संख्या मतलब टोटल संख्याएं कितनी दे रखी है आपको, टोटल संख्याएं हैं यहाँ पे कितनी है, 5 दे रखी है ना। ये 5 जो है ये सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है ना। अगर विषम संख्या आती है ये, जिसको हम कहेंगे n, तो उस कंडीशन में आप करोगे n+1/2 वा प्रेक्षण या n+1/2 वा पद। जैसे अभी आपके पास 5 संख्याएं थी तो आप करेंगे 5+1/2 वा पद, अर्थात 6/2 मतलब 3 वा पद या तीसरा पद। 3 नहीं आएगा आंसर, तीसरा जो पद होगा, है ना, तीसरा जो पद होगा वो आपके पास माध्यिका होगी। तो आप देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, माध्यिका कौन सी आएगी, 5 आएगी। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 मान होते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक मान और लिख लेते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आपके पास संख्याओं की संख्या कितनी होती है, मान लीजिए अभी 5 थी, अब कितनी है, 6 है, तो उस कंडीशन में हम माध्यिका किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखिए माध्यिका किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए इस कंडीशन में जब हमारे पास टोटल 6 संख्याएं हैं तब आप करेंगे n+1/2 नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली n/2 करेंगे, जहाँ n क्या है, कुल कितनी संख्या है, ठीक है ना। तो आपके पास 6 संख्याएं हैं तो 6/2 अर्थात कितना आएगा, 3, ठीक है। ये जो 3 आया है और एक इसका अगला अर्थात 3 और 3+1 मतलब 3 और 4 अर्थात तीसरी संख्या और जो चौथी संख्या होगी, इन दोनों का औसत लेना होगा। अर्थात जब संख्याएं जो होंगी वो टोटल, जैसे 10 संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं, 50 संख्याएं हैं, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे 10 संख्याएं हैं तो 10/2 कितना है, 5, तो 5वीं संख्या और एक उसकी अगली संख्या, छठी संख्या, इन दोनों का औसत लेना है। अगर आपके पास 50 संख्याएं आती है तो 50/2 कितने आए, 25, 25वीं संख्या और एक उसकी अगली 26वीं संख्या, इनका औसत लेना है। औसत कैसे लेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 संख्याएं हैं, 6/2 कितना आया, 3, मतलब तीसरी संख्या कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी संख्या एक ये है और चौथी संख्या ये है, तीसरी और उसकी अगली चौथी संख्या। आपको क्या करना होता है, इन दोनों का औसत लेना है, मतलब 5 + 7/2 अर्थात 12/2 अर्थात 6 जो 6 होगा वो आपके पास क्या आएगा, माध्यिका या माध्यक या मीडियन आएगा। अब इसमें भी 3 प्रकार के सवाल होते हैं। एक तो ये जिसमें सीधे आंकड़े दे रखे होते हैं, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये नहीं है कि भाई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, बट बेसिक सीखने के लिए हमें ये जरूरी था। अब हम बात करते हैं अगर सवाल x और f के रूप में आता है या वर्ग के रूप में आता है, उस कंडीशन में माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए बच्चों। अब हम बात करते हैं माध्यिका से रिलेटेड एक अगले सवाल के बारे में, जिसमें आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें x और f दोनों वैल्यूज दे रखी है और आपसे पूछा गया है इसका माध्यक या माध्यिका या मीडियन जो भी मान दे रखा हो, जो भी बात दे रखी हो वो ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने सारणी बना रखी है वापस कि x की वैल्यू जो दे रखी थी 20, 25, 30 वो वैल्यूज यहाँ पे लिख रखी है, और जो f की वैल्यू दे रखी थी 14, 28, 33 वो सारे मान हमने लिख रखे हैं। अब इस कंडीशन में माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ता है, आपको एक अलग कॉलम बनाना पड़ेगा, नया कॉलम बनाओगे और वो कॉलम होगा संचयी बारंबारता या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या होती है ये, देखिए आपको जिसको शॉर्ट में कहते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या जनरली इसको CF से व्यक्त करते हैं, क्या होता है और ये किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए आपको क्या करना होता है, ये जो आप f की टोटल करते हो है ना, उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिख देना होता है और कुछ भी नहीं है। कैसे, देखिए जब आप इनको जोड़ोगे तो किस तरह से जोड़ते हो, 14 और 28 को जोड़ोगे, उसके बाद में आप जो वैल्यू आएगी उसमें 33 जोड़ोगे, है ना। तो ये जो मान आ रहे हैं ना उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखते चलना है। किस तरह से, देखो मैं समझाता हूँ। इस पहले वाले मान को तो आप एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पे, उसके बाद में क्या कीजिए, यहाँ पे जो मान है ना उसको आप इसमें जोड़िए, 14 और 28 को जोड़िए, जो मान आता है वो वापस यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कितने आए, 42। अब 42 और 33 को जोड़ेंगे,
ठीक है। 42 और 33 को जोड़ेंगे, जो मान आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे 75। इसी तरह से अब आप 75 और 30 को जोड़ेंगे, ठीक है, 75 और 30 को जोड़ेंगे, जो मान आएगा वो यहाँ लिखेंगे, कितना आएगा 105। 105 और 20 को जोड़ेंगे, तिरछा जोड़ना है और इधर लिखना है, ठीक है। तो 105 और 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 125, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। अब 125 और 15 को जोड़ेंगे और फिर यहाँ लिख देंगे, है ना। तो ये एक तरह से जिग जैग करके जेड करते हुए इस तरह से आकृति बन रही है। आप इस तरह से भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसकी उसको जोड़ना है अगला जो बारंबारता उससे, जो मान आएगा वो यहाँ पे लिखना है ना। तो इस तरह से आप जोड़ोगे तो यहाँ पे फाइनल आपके पास वैल्यू आ जाएगी 160। और अगर आप इनको जोड़ के देखते हो, जिसको आप सिग्मा एफ भी बोलते हो या सिग्मा एफ आई भी बोलते हो, जिसको एक नया संकेत दे रखा है इस बार एन, कैपिटल एन, है ना, उसका मान कितना आ जाएगा 160। खैर ये तो होगी सारणी की बात। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है, अब बस ये समझ लो माध्यिका आ ही चुकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। किस तरह से, देखो ये जो आपने n ज्ञात किया है या जो सिग्मा f ज्ञात किया है उसमें आपको 2 का भाग देना है, अर्थात n/2 का मान निकालना है। n या सिग्मा f का मान कितना है 160। 160 में आप 2 का भाग दीजिए, कितना आया 80। 160 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 80 आएगा। 80 से ठीक ज़्यादा, ठीक बड़ी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 80 से ठीक बड़ी जो CF है वो देखो कितनी है। यहाँ पे CF पे गौर करेंगे, 14, 42, 75, 105, ये जो मान आया है वो 80 से ठीक बड़ा है। हालांकि बड़े तो ये सारे हैं, लेकिन 80 से जस्ट बड़ा मान CF में कौन सा है 105। ये जो 105 है ये कहलाता है आपका, ये जो पूरा है ना, ये पूरी लाइन ये कहलाती है माध्यिका ग्रुप, जो है वो माध्यिका ग्रुप कहलाता है। इस 105 जो 80 से ठीक बड़ा है उसके संगत उसी लाइन में x का मान कितना है 35, यही आपकी माध्यिका है। क्लियर। और लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे n/2 अर्थात 160/2 कितना है 80, उससे ठीक बड़ी CF कितनी है 105, जिसके संगत x का मान कितना है 25, अतः माध्यिका 35, अतः माध्यिका कितनी आएगी 35, m बराबर 35। बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं माध्यिका में ही वर्ग अंतराल जो दे रखे होते हैं, वर्ग रूप में दे रखा होता है सवाल, उसकी माध्यिका हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखिए बच्चों, अब जो आपको सवाल दिया हुआ है जिसमें माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना है और इस बार आपको वर्ग दे रखे हैं, तो इस प्रकार के सवाल को किस तरह से करते हैं। देखिए इसका एक अलग सूत्र है, लेकिन सारणी जो बनती है इसकी वो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही बननी है। देखिए क्या करना है, आपको वर्ग दे रखा है, बारंबारताएं दे रखी है, ठीक। पिछले सवाल में आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संक्षेप बारंबारता या CF ज्ञात की थी, वो भी आपको इस सवाल में भी CF ही ज्ञात करनी है। किस तरह से ज्ञात करते हैं, देखिए आपको बताया था कि पहला वाला जो बारंबारता है वो एज इट इज यहाँ लिख देनी है, उसके बाद में इसकी और इसकी टोटल करनी है, इन दोनों की टोटल करोगे कितना आएगा 72, वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद में 72 की गुणा आप जोड़ेंगे 50, 72 और 50 जोड़ेंगे कितना आएगा 122, वो आप यहाँ लिख देंगे। 122 और 22 फिर ये तिरछा जोड़ेंगे कितना आएगा 144, वो यहाँ लिख देंगे। 144 और 8 कितने होंगे 12 और 52, 152 हो जाएंगे, और 152 और 5 कितने हो जाएंगे 157, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने CF हमने ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद में क्या करना है, ये काम भी सेम ही है। उसके अभी पिछले सवाल में हमने क्या किया था n/2 ज्ञात किया था। n/2 मतलब f की टोटल, चाहे ये देख लो इनकी टोटल कर लीजिए 157 आएगी, या फिर ये जो लास्ट CF आई है ये भी टोटल ही है, ठीक। इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आ रहा है 78.5। इसके बाद में क्या किया था n/2 से ठीक बड़ी अर्थात 78.5 से ठीक बड़ी CF ढूंढिए। 78.5 से ठीक बड़ी ढूंढना है, ध्यान रखना। 42, 72, 122 ये 78.5 से ठीक बड़ी CF है, वो कितनी है 122। अब पिछले सवाल में तो क्या था, आपने क्या लिखा था कि जो भी ठीक बड़ी CF आई उसके संगत जो x है वो आपका क्या हो जाएगा माध्यक या माध्यिका या मीडियन हो जाएगी। इस बार इसके संगत f इस 122 जो है ना n/2 से ठीक बड़ा है ना 122, उससे उसके संगत आप x ढूंढेंगे तो आपको x नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है वर्ग है, सीधा x थोड़ी दे रखा है। तो इसमें से x कैसे ढूंढते हैं, उसी के लिए ये सवाल थोड़ा सा अलग बनता है। क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम कह देते हैं कि ये जो वर्ग है ना 122 वाला है ना, ये पूरा ग्रुप ये हमारा है माध्यिका वर्ग। इसको हम क्या कहते हैं माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग कहते हैं इस पूरे को। ये वर्ग जो है वो कौन सा हो गया 16 से 24 वाला। ये देखिए आप 122 के संगत वर्ग कौन सा है 16 से 24, तो ये जो वर्ग है 16 से 24 ये क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तक
तो थोड़ा सा चेंज है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इसका फॉर्मूला देखिए माध्यक का या माध्यिका का इस कंडीशन में फॉर्मूला होगा L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब ये सूत्र क्या है, इसमें ये इतनी सारी चीज़ें क्या है, देखो इसका एक एक संकेत समझो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा। देखो L का मतलब क्या है, L का मतलब है ये जो माध्यक वर्ग आप लेके आए हो ना, इसका लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। 0 से 10 है तो निम्न सीमा कौन सी हो गई, 0 हो गई। 10 से 20 है तो निम्न सीमा कौन सी हो गई, 10 हो गई। यहाँ पे 16 से 24 है तो निम्न सीमा कौन सी होगी, 16। तो L का मान कितना हो गया, 16 हो गया। उसके बाद में बात करते हैं F की। यहाँ पे जो f है इसका मान हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये होती है इसी वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा है आपका, 16 से 24 है ना, तो इस 16 से 24 वाले ग्रुप में f देखिए कितना है, f बारंबारता कितनी है, 50। तो f का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं h की। h क्या होता है, पिछले सवालों में भी हमने देखा है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब इन दोनों में डिफरेंस, 16 और 24 में डिफरेंस कितना है, 8 का है। तो h का मान कितना हो जाएगा, 8। अब जो इस सूत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखने लायक चीज़ है, वो है ये C। ठीक है, ये C क्या होता है, C होता है बेटा ये जो माध्यिका वर्ग आया है ना, इसकी जो संचयी बारंबारता है कितनी है, 122 है ना, इससे ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, इससे पहले वाले की बारंबारता संचयी बारंबारता वो होती है C। क्लियर, ये होती है C। अर्थात अभी आपके पास माध्यिका वर्ग कौन सा है, 16 से 24, इसमें CF कितनी है, 122 है, इससे ठीक पहले वाले की CF देखनी है, कितनी है, 72। तो C का मान कितना आ जाएगा, 72। क्लियर, अब बस और कुछ भी नहीं है, अब ये तो सारे मान आ चुके हैं, इसको आपको इन सूत्र में रखना है और सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। L का मान 16 हमने रख दिया यहाँ पे, उसके बाद में n/2 आपने ज्ञात कर रखा कितना, 78.5, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस C अभी हमने चेक किया, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले की CF है ना, कितनी है, 72 है। उसके बाद में ये है F का मान कितना है, अभी हमने देखा है 50। उसके बाद में इंटू H मतलब क्या होता है, वर्ग अंतराल कितना है, 8 का है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपके पास माध्यिका आ जाएगी। ये भी कोई खास मुश्किल नहीं है, इसमें से इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 6.5 इंटू 8 पड़ा है, बटा में 50 पड़े हैं, 16 का 16 भी एज इट इज़ पड़ा है, प्लस भी प्लस में प्लस की जगह पे पड़ा है। इसके बाद 16 प्लस ये एज इट इज़ पड़ा है, 8 इंटू 6.5 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 52, और ये 50 एज इट इज़ पड़ा है। 52 में 50 का भाग देंगे, ये आएगा 1.04, और 16 और 1.04 को जोड़ोगे तो माध्यिका आपके पास आ जाएगी 17.04। तो इस तरह से हम जो वर्ग वाले सवाल होते हैं, वर्ग और बारंबारता, उसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। सूत्र एक दो बार आप देखेंगे, याद हो जाएगा। इस सूत्र में बाकी सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी, याद भी रह जाएगी, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो C है, बाकी सारी चीज़ें तो बेटा माध्यक वर्ग की ही है। देखो L भी माध्यक वर्ग का ही है ना, F भी माध्यक वर्ग का ही है, H भी माध्यक वर्ग का ही है। n/2 अलग चीज़ है, बारंबारताओं की जो टोटल होती है उसका आधा, वो एक अलग बात हो गई। ये जो C है वो माध्यक वर्ग का नहीं है, उससे पहले वाले का है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये आपके माध्यिका वाले जो सवाल हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं बहुलक की, कि बहुलक क्या होता है और किस तरह से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक या मोड जो होता है ना, वो क्या होता है कि इसका अर्थ होता है बहुलक मतलब बहुत सा, लक मतलब किस्मत कह सकते हो, अर्थात x की वह मान जो बहुत बार आई हो, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, वो होता है बहुलक। जैसे कि आपके पास कुछ संख्याएं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 2 जो है वो 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो इस आंकड़ों का या इन प्रेक्षणों का बहुलक कौन सा है, 2 है। क्लियर, बहुत आसान सा है। इसी में दूसरे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको x और f दे रखा होता है, ठीक है, उसका तो बहुलक ज्ञात करना और भी आसान है। कैसे, बहुलक का अर्थ क्या है, सबसे ज़्यादा बारंबारता। तो आपको f वाली लाइन में देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है उसी लाइन में जो आपके पास x है वही आपका बहुलक होगा। अब बात करते हैं इसके जो तीसरे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको वर्ग दे रखा होता है 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से। तो उसमें बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी आसान है। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं।
देखिए बच्चों, अब हम लेते हैं बहुलक वाला वह सवाल जिसमें वर्ग और बारंबारताएं दे रखी हो। तो ऐसे सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखिए आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें दिया हुआ है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो ये जो प्राप्तांक है ये तो हो गए वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से, और ये जो छात्रों की संख्या है ये हो गए हमारे पास बारंबारता या f कह सकते हो इसको, ठीक है, या fi से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर। अब ये मान आपको दे रखा है, अब ज्ञात करना है बहुलक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, चूंकि बहुलक है तो बहुलक का मतलब क्या था, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली संख्या नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 14 है ना। आप देख सकते हो 5, 12, 14, 10, 8, 6, इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 14 है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सी है, 14 की, जिसके संगत वर्ग कौन सा है, 20 से 30। अर्थात जो आपका बहुलक आएगा वो इसी ग्रुप में आएगा, इसी रेंज में आएगा। क्लियर। अब इसका एग्जैक्ट पता कैसे करते हैं, उसके लिए देखिए पहले बात तो ये कि जो अभी हमने बात करी है उसको किस तरह से लिखना है। आप लिखोगे कि यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता कितनी है, 14 है, जिसके संगत वर्ग जो है कितना है, 20 से 30। यही वर्ग जो है 14 के संगत वर्ग कौन सा है, 20 से 30। यही वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद में बहुलक ज्ञात करने का एक सूत्र है। बहुलक जो है जिसको हम z से व्यक्त कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। अब ये इतना बड़ा सूत्र है, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार आप देखोगे याद हो जाएगा। अब इसमें ये संकेत किस चीज़ के हैं, तो देखिए l जो है वो होता है लोअर लिमिट या निम्न सीमा। मतलब जो आपका बहुलक वर्ग है ना 20 से 30, इसमें निम्न मान कौन सा है, 20 है, तो ये हो जाएगा L का मान। उसके बाद में बात करते हैं F0 और F1 F2, ये क्या चीज़ होती है। F1 तो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। इसको आप इजीली इस तरह से समझ सकते हो कि जो सर्वाधिक बारंबारता है, अर्थात जो आपका बहुलक वर्ग था, है ना, यही तो था बहुलक वर्ग, इसमें जो बारंबारता है ये हो जाएगी आपके पास F1, यहाँ आ जाएगा F0 और ये हो जाएगा आपके पास F2। अर्थात F0 का मान कितना होगा, 12, F1 का मान होगा 14 और F2 का मान हो जाएगा 10। क्लियर। F0, F1, F2, F1 ध्यान रखिएगा कौन सा होना है, बहुलक वर्ग वाला होना है, ठीक है। उसके ऊपर वाला F0, उसके बाद वाला या उसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, F2 हो जाएगा। रही बात H की, तो H क्या होता है, पीछे भी कई सूत्रों में आ चुका है। H होता है वर्ग अंतराल, अर्थात जो बहुलक वर्ग है 20 से 30, इसमें अंतराल, इसमें गैप कितना है, 10 का है, तो H का मान कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद में बस आपको इस सिंपल से इस सूत्र में सिंपली आपको सारी वैल्यूज़ रखनी है। कैसे, देखिए L का मान अभी हमने देखा कितना आ रहा है, बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 20, तो यहाँ पे L के स्थान पर हम कितना लिख देंगे, 20 लिख देंगे। F1 माइनस F0, F1 कितना है, 14 और F0 कितना है, 12, तो 14 माइनस 12 ये ऊपर आ जाएगा अंश में। उसके बाद में हर क्या है, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 14, माइनस में क्या है, माइनस F0 माइनस F2, माइनस के F0 मतलब माइनस 12 और F2 मतलब 10, तो माइनस के 12 और माइनस के 10। उसके बाद में क्या है, इंटू H मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। क्लियर। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए 20 की जगह 20 पड़ा है, प्लस की जगह प्लस पड़ा है, 14 में से 12 घटाएंगे कितने आएंगे, 2, ये भी पड़े हैं, ये 10 इंटू में ये भी पड़ा है। इसको आप सॉल्व करोगे हर को, तो देखिए कितना आ रहा है, 14 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 28, 14 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 28, और ये माइनस के 12 और माइनस के 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे। 28 में से 22 घटाओगे कितना आ जाएगा, 6। क्लियर। अब देखो आप यहाँ पे ये कट रहे हैं, 2 से ये 1 बार और ये 3 बार, और 10 में 3 का जब भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3.33, और ये जो 20 पड़ा है एज इट इज़, इसमें जब आप इसको जोड़ोगे तो वैल्यू आ जाएगी 23.33। ये आपके पास बहुलक का मान आ गया है। तो बेटा आपकी जो एग्ज़ाम में इस प्रश्नावली में से जो क्वेश्चन आता है वो 6 नंबर का आता है। जैसे मान लीजिए एक कोई इस तरह की कोई सारणी दे दी आपको और कह दिया कि इसका माध्य और माध्यिका ज्ञात करो, या माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। इस तरह से 2 चीज़ें एक ही सारणी में से पूछ लेते हैं। तो आपको जो इस वीडियो में बताए गए हैं वो सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझिए, उनके सूत्रों को समझिए, और
इस प्रश्नावली में से भी आपको 6 में से 6 नंबर लेके आने हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ ये जो चैनल है, ये जो वीडियो है, इनको आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे भी अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकें और वो भी ज़्यादा नंबर एग्ज़ाम में ला सकें। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए और लोगों को पढ़ाई के लिए भी प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद।